और 4 राज्यों के परिणाम 3 दिसंबर को आए। लेकिन खासकर उत्तर भारतीय वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए, ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पे सीएम चेहरे को लेकर जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार थी, अब वो धीरे धीरे एक एक करके एक एक राज्य की सस्पेंस खत्म होते जा रही है। कल छत्तीसगढ़ की बात थी और आज मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीएम रेस में जहां कई सारे नाम थे, वहां पे अब सारे नाम फेल होकर नया नाम निकल सामने आ चुका है। मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। तो सर, जिस तरीके से ये तमाम नाम चर्चे में थे, लेकिन सबको पीछे छोड़कर जिस नाम का कोई चर्चा नहीं था वो नाम सामने आया है। देखिए, एक बात तो एकदम स्पष्ट था, जिस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, जो भी चेहरे इन राज्यों में थे उनको पीछे कर दिया गया कि बीजेपी इस बार नया चेहरा देगी। और उसी रणनीति के तहत मोहन यादव को एमपी में और वहाँ विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में लाया गया है। अब बताइए कि मोहन यादव का बैकग्राउंड क्या है। जो खबर है उसके मुताबिक संघ से इनका गहरा और लंबा जुड़ाव है और उसी जुड़ाव की वजह से ये इन्हें कमान दी गई है। मोहन यादव को ही क्यों बनाया गया ये हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए कि ये कब जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और कैसे यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि मोहन यादव जो है मंत्री पद तक पहुंचने के लिए 41 सालों तक संघर्ष करते रहे। और उनके अगर शुरुआती जीवन की बात की जाए तो छात्र संघ की राजनीति से ही वो राजनीति में सक्रिय हुए। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री और 86 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाले। यही नहीं, 88 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे। इसके बाद 89-90 में परिषद की प्रदेश इकाई में प्रदेश मंत्री और सन 91-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो 93-95 में राष्ट्रीय सेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। देखिए, उज्जैन नगर के सखंड कार्यवाहक और भागनगर कार्यवाहक और 96 में खंड कार्यवाहक और नगर कार्यवाहक रहे। संघ में सक्रियता की वजह से इनको 97 में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश समिति में जगह दी गई। 98 में इनको पश्चिम रेल बोर्ड की सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया गया। इसके बाद संगठन में रहकर अलग अलग पद पर काम किए और 2004 से 2010 के बीच वह उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे। 11 से 13 तक ये मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष यानी कि कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे। पहली बार 2013 में वो विधायक बने। उसके बाद 2018 में भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और चुनाव जीतने में सफल रहे। उसके बाद जब 2020 में शिवराज सिंह चौहान की फिर से एक बार सरकार बनी तो वहां पे उनको मंत्री भी बनाया गया और एक बार फिर जो है बीजेपी ने उन पर इस 2023 के विधानसभा चुनाव में भरोसा जताया था। उज्जैन दक्षिण की सीट से वो प्रत्याशी थे और वहां पे काफी बड़े अंतर से जीत हासिल किए। अब इसके अलावा जो है नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की बात है और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होंगे। उनका नाम जो है बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो खबर आ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर को जो है स्पीकर बनाया गया है, वहीं मोहन यादव जो है वो एमपी के नए सीएम होंगे। और देखिए 2 डिप्टी सीएम का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दूं कि इनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम का भी ऐलान किया गया। जगबीर देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जो है वो डिप्टी सीएम की भूमिका निभाएंगे। इस तरीके से जो है बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि मोहन यादव कैसे जो है यहाँ से एकदम सीधे मंत्री से और मुख्यमंत्री के तक पहुंचे और इसके पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो आपको बता दें कि ये 5 राज्यों का चुनाव जो है सेमीफाइनल कहा गया। असली चुनाव तो जो लोकसभा का होना है वो 2024 में। लिहाजा बीजेपी जो भी स्ट्रेटजी बना रही है वो 2024 के मद्देनजर बना रही है। यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाने के पीछे सबसे बड़ी रणनीति यह है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे ठेठ राज्य हैं हिंदी भाषी, वहाँ भी संदेश दिया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से वो कनेक्टेड है। ऐसे ही बिहार में लालू प्रसाद यादव यानी कि उनके आरजेडी से कनेक्टेड है। बीजेपी को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना है, यानी कि उनके वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं दरकाना है कि वही यादव के सिर्फ चिंतक नहीं है, हम भी हैं। तो एक सीधे सीधे ये मैसेज दिया गया। दूसरा, आपको याद होगा जब हरियाणा के सीएम बने थे, ऐसे ही महाराष्ट्र के सीएम बने थे, तो अचानक नया नाम आया था। मोहन यादव के बारे में कोई मीडिया लिख भी नहीं रहा था और जान भी नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जिन नामों की चर्चा हो रही थी उसमें केंद्रीय मंत्री रहे अभी तक जो प्रहलाद पटेल है कि यदि बैकवर्ड से ही बनाया जाना है तो फिर प्रहलाद पटेल की बारी आ सकती है, और यदि सवर्ण में से लिया जाना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के नरेंद्र तोमर तक नाम लिया जा रहा था।
साथ में ये भी बात जो मोदी और शाह के फैसले को और उनको जानते हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा कोई नाम आएगा जो चौंकाने वाला होगा, वही आज हुआ है। ये चौंकाने वाला नाम अचानक आया है, अदरवाइज इनका इतना बड़ा प्रोफाइल अभी तक तो कम से कम नहीं था। अब जो बातें निकल करके आ रही है उसके मुताबिक ये सब कुछ रणनीति के तहत किया गया। आप सोचिए, जो नरेंद्र सिंह तोमर तो वो भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। 1957 में उनका जन्म हुआ और वो मूल रूप से नीमच जिले के रामपुरा के रहने वाले हैं। एमए के बाद जो है वो एलएलबी किए और देवड़ा की शादी आपको बता दूं रेणु देवड़ा से हुई है। और राजनीति के साथ साथ देवड़ा वकालत भी करते रहे हैं। वहीं इनकी खेल कूद में विशेष रुचि रही है। इसके साथ ही एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे हैं। छात्र जीवन से राजनीति की दिलचस्पी थी। 1979 में वह शासकीय महाविद्यालय रामपुरा से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा से जुड़कर सियासी करियर को अपने रफ्तार दी। 1993 में बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। पहली बार में ही वो चुनाव जीत गए, विधायक बने। इसके बाद विधानसभा में कई समितियों के सदस्य रहे। 2003 में जब चुनाव जीते तो एमपी सरकार में राज्य मंत्री बने। 2008 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद वह कैबिनेट मंत्री बन गए और अभी जगदीश देवड़ा सरकार में वाणिज्य कर, वित्त योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के मंत्री थे। और जगदीश देवड़ा जो है संगठन और सरकार के भरोसेमंद चेहरे भी माने जाते थे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस बार ये मल्हारगढ़ मध्य प्रदेश के इस चुनाव में खड़े हुए थे और कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया को इन्होंने मात दी थी और वहां पे ये चुनाव जीते थे। तो इस तरीके से आपने देवड़ा साहब के बारे में सुना। अब जो है राजेश शुक्ला, जो कि वो एक दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला, इसके पीछे की वजह जो है वो हर वर्ग को साधना है। इसी को कहते हैं राजनीति, कि कैसे जो है वोट बैंक को अपना साध करके रखा जाए। अब वो वाला टाइम नहीं है कि आपने यानी केंद्रीय नेतृत्व ने जिसको चाहा उसको बना दिया। उसके पीछे जो है गणित भी लगाना पड़ता है। इसलिए राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब वो कहाँ से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है, कैसे यहाँ तक वो पहुँचे हैं, अब इस पर राघवेंद्र बताएंगे। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र शुक्ला जो है विंध्य क्षेत्र से आते हैं और जिस तरीके से अगर इनकी बात की जाए तो ये उमा भारती सरकार में भी मंत्री रहे थे। उसके बाद बाबूलाल गौर सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान वाली नेतृत्व वाली सरकार जो बनी उसमें भी मंत्री रहे। पहली बार वर्ष 2003, इसके बाद 2008, 2013 और अब 2023 जिस तरीके से अब आपने सुना ही। उसके बाद पहली बार वहां पे विधायक बनाया गया तो दूसरा चुनाव वो बम्पर वोटों के अंतर से जीते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 2003 से लगातार जो है विधानसभा चुनाव में ये सक्रिय रहे हैं। और रीवा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला का बड़ा नाम निकलकर सामने आता है। 2018 में भी शुक्ला चौथी बार विधायक बने थे, जब जो है भाजपा एक तरीके से सत्ता से बाहर होती हुई नजर आई थी। उस समय भी विंध्य के क्षेत्र में काफी बड़े अंतर से ये चुनाव जीते थे और चर्चा का विषय भी बने थे। 2003 में पहली बार भाजपा के टिकट पे ये चुनाव जीते। तब से लगातार ये जीतते ही आ रहे हैं, एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश तक बीजेपी ने अपने सारे वो आंकड़ों पर मंथन करके और ये फैसला कर लिया है। हर वर्ग का ध्यान रखा है, यहाँ तक कि हर क्षेत्र का ध्यान रखा है। कोई विंध्य क्षेत्र से है तो कोई दूसरे क्षेत्र से है, यानी कि वहाँ पर भी मध्य प्रदेश के भी जो अलग अलग 5-6 क्षेत्र है उनका भी ध्यान रखा गया है और सभी जाति और वर्गों का ध्यान रखा गया है। मामला यदि कहीं अटका हुआ है या सबसे ज़्यादा मंथन चल रहा है तो वो है राजस्थान। राजस्थान के लिए भी बीजेपी बहुत जल्दी फैसला सुनाने वाली है, क्योंकि सब जगह पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं और फैसला कर रहे हैं। यहाँ इन दो राज्यों की, कभी छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, पहले छत्तीसगढ़ का फैसला हुआ जहाँ विष्णु दत्त साय जो है वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, और अब फैसला हुआ है मध्य प्रदेश का, एक जगह आदिवासी मुख्यमंत्री और एक जगह बड़ा मुख्यमंत्री। देखते हैं कि राजस्थान में क्या फैसला होता है। बिल्कुल, और खासकर इसमें सबसे खास बात यह है कि ये लोग जो है एबीवीपी से जुड़े हुए थे। छात्र राजनीति से ही ये तीनों लोग सक्रिय रहे। और उसके बाद जिस तरीके से शुरुआती मंथन के दौरान प्रहलाद पटेल के आवास के बाहर वो सुरक्षा बढ़ाई गई, वो तमाम चीजें हुई, ऐसा लगा कि कहीं नाम जो है धीरे धीरे सुगबुगाहट तेज हो गई कि कहीं ये नाम तो नहीं आ रहा है। लेकिन सब कुछ पर पानी फिर गया और जिस तरीके से इस नेतृत्व ने ये तय किया है भविष्य की राजनीति, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ने वाला है। निश्चित रूप से बहुत सोच समझ करके और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके ये फैसला किया गया है।
और यही तो इस जोड़ी की खासियत है कि कहा जाता है कि जो कुछ भी मीडिया में अटकलें चल रही होती है, हमेशा आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उसके विपरीत इन्होंने फैसले किए हैं और ऐसे नाम सामने आते हैं कि सुन करके दंग रह जाता है आदमी कि अच्छा, इनके बारे में तो सुना ही नहीं था। वही कुछ मध्य प्रदेश के फैसलों के बारे में भी हुआ है। अब बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में चर्चाएं थी, ये ग्वालियर चंबल बेल्ट से जो है दिल्ली से चुनाव लड़े थे और इनके बारे में चर्चा थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि सवर्ण की बारी आई तो, और बहुत सशक्त दावेदार थे, लेकिन ऐसा हो न सका। शिवराज सिंह चौहान बैकवर्ड क्लास से थे, तो ये तो माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होगा वो बैकवर्ड क्लास से ही ये बनाएंगे। तो उसमें प्रहलाद पटेल का नाम आ रहा था, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन प्रहलाद पटेल के घर की सुरक्षा बढ़ाई जाती है, पर जब डिसीजन की बारी आती है, जब फैसला होता है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। शिवराज सिंह चौहान जो है आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं और मोहन यादव की किस्मत के ताले खुल जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश में के भी कई क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से विंध्य का क्षेत्र, उसके बाद उधर उज्जैन वाला क्षेत्र, फिर ये जो है मल्हारगढ़ वाला क्षेत्र, तो इन तीनों क्षेत्रों को भी जो है संभाग के रूप में भी देखा जाए तो बीजेपी ने साधने का प्रयास किया है। पूरा प्रयास किया, क्षेत्र, जात, वर्ग, और इसका संदेश कहां तक जाएगा, क्योंकि पूरे देश में संदेश देना है। बहुत सोच समझ करके यादव को मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहां से ये संदेश जा रहा है सीधे सीधे कि जो दो उत्तर भारत की पार्टियां हैं, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश की, उनसे जो इनका अलाइनमेंट है कि हम भी आपके खैरख्वाह हैं, और देखिए सिर्फ हम कहते नहीं हैं बल्कि फैसले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से दो राज्यों का फैसला आपके सामने आ चुका है, लेकिन इसमें भी जो नई जानकारी आप निकल कर सामने आएगी उसको हम लोग आप सबके साथ साझा करेंगे। अब जो है सबकी निगाहें राजस्थान पर टिकी हुई हैं, राजस्थान की भी बारी है, लेकिन अभी जो भी इसमें नए डेवलपमेंट निकल कर आएंगे आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।